आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी का मेरा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों और विचारों को पढ़कर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा क्या होती है? भाषा हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ये हमारी हो गई भाषा, और भाषा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? मौखिक भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम के द्वारा हम अपने भावों, अनुभवों एवं विचारों को मौखिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए बोले गए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है कि लिखित भाषा में क्या होता है कि हम अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और रह गए व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, पढ़ना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देखिए। ये एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार उसे कहते हैं जिसे हम किसी भी अक्षर को या उसका नहीं खंड किया जा सकता है और उसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे अ हो गया, ब हो गया और प हो गया, इसे हम खंड नहीं कर सकते और ना ही तोड़ सकते हैं। और शब्द विचार में क्या होता है? एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे इसमें क्या है आपका, जैसे हो गया कमल, एक ये नयन, ये हमारा शब्द विचार का एग्जाम्पल है। और वाक्य विचार हम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। इसमें शब्द विचार में क्या होता है? 2 या 2 के वर्णों से के मेल से जो शब्द बनते हैं, वो शब्द कहलाता है। और वाक्य विचार में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो शब्द बनते हैं, उसे वाक्य विचार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आज छुट्टी है, मेरा नाम मुन्ना पाल है। आज से होने वाले जो टीचिंग हो रहा है, उसमें हम विषय भूगोल पढ़ाएंगे और टॉपिक मेरा अक्षांश और देशांतर रेखा है।
अक्षांश और देशांतर रेखा। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है। आप लोग को पहले ये बता देते हैं कि अक्षांश रेखा कैसी होती है और देशांतर रेखा कैसी होती है। अक्षांश रेखा जो होती है वो लेटी हुई रेखा होती है, लेटी हुई रेखा होती है। देखिए जो अक्षांश रेखा होती है वो लेटी हुई रेखा होती है, जिसे हम गणित या विज्ञान के भाषा में क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, ये रेखा कैसी है? काल्पनिक है, काल्पनिक है। और देखिए जो देशांतर रेखा होती है वो खड़ी हुई रेखा होती है, ऐसे होती है। ये भी काल्पनिक रेखा होती है। और ये जो खड़ी होती है इसको विज्ञान के भाषा में ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जैसे हम लोग को अक्षांश का परिभाषा देना होगा तो हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी पर निर्मित की गई काल्पनिक जो क्षैतिज रेखा में उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर करना तो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक और ऊर्ध्वाधर रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। है तो थोड़ा सा बड़ा है, पर यहाँ पे जो आपको समझा रहे हैं वही है। अब देखिए अक्षांश रेखा तो बहुत सारी होती हैं, पर हम लोग मुख्य 7 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं। देखिए ये जो बीचों बीच रेखा है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। अब ये जो अक्षांश है इसके ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ये कैसी रेखा है? एक लेटी हुई रेखा है। तो इसको क्या कहते हैं? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, पूर्व है। ठीक है, तो ये कैसी है? एक लेटी हुई रेखा है। तो इसे क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसी को करते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और देखिए जब इसी के 23.5 से जब 66 पे जाएंगे, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसी को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। उत्तरी अक्षांश तो है ही है, इसी को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये जो है ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव। अब देखिए ये तो उत्तर की बात हो गई। अब देखिए ये जो दक्षिण में है तो उसी 23.5 डिग्री जैसे ऊपर गए थे तो 23.5 डिग्री नीचे आएंगे। तो जब यहाँ पे जो ये रेखा है 23.5 डिग्री जब आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ नीचे आएंगे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब जो ये होता है ऐसे तो हो गया। अब जो ये होता है ये जो रेखा के बीचों बीच की जो दूरी होती है
ये हमेशा पूछता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है जो 111 किलोमीटर दूर होती है। इस जो जगह है, ये जो जगह है, इसको कटिबंध या जोन कहते हैं, जोन कहते हैं। अब देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने 6 अप्रैल 1909 को किया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। जो दक्षिणी ध्रुव है इसकी खोज एमंडसन ने किया था। ये जो हैं ये नॉर्वे के थे, ठीक है। हमारे इस पे जो अक्षांश रेखा की है, अक्षांशों की संख्या होती है 181 होती है। 90 इधर हो गए, 90 इसके नीचे हो गए। जो भूमध्य रेखा होती है बीचों बीच, उसके ऊपर 90 हो गए, उसके नीचे 90 हो गए। तो 90 90 180 हो जाएगा। 90 प्लस 90 180। ये जो बीच में भूमध्य रेखा है उसको ले लेंगे 1। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कुल अक्षांश की संख्या तो हम लोग क्या बताएंगे? 181 बताएंगे। जब पूछेगा अक्षांश रेखा की संख्या तो हम लोग 2 कम कर देंगे, 179 बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि जो हमारी ये रेखा होती है, जो ये अक्षांश रेखा होती है, एक समय ऐसा आएगा, ऐसे करते 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 एक ये बिंदु में बदल जाएगा, जिसको रेखा में नहीं लेंगे। एक ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और एक हो गया उत्तरी ध्रुव। तो इन दोनों को घटा देंगे तो जब अक्षांश की बोलेगा, अक्षांश बोलेगा तो 181 बताएंगे। अक्षांश रेखा बोलेगा तो 179 बताएंगे। महाजनपद हमारा बना कैसे? कबीला से जन, क्योंकि कबीला पहले छोटे छोटे जनपदों से ही हमारा पहले कबीला बना, फिर उसके बाद जन बना, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। फिर हमारा एक पहले बौद्ध ग्रंथ से ही अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद प्राप्त हुए और जैन धर्म से भगवती सूत्र से 16 महाजनपद प्राप्त हुए। फिर इसमें आते हैं एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब है राजाओं द्वारा शासन, क्योंकि महाजनपद में अधिकतर राजाओं का ही शासन चलता था। और गणतंत्र का मतलब है कि उसमें बहुत कम लोगों का मतलब शासन चलता था, जनता का। और अब हम जानेंगे कि हमारे 16 महाजनपद होते कौन कौन से हैं। काशी, कौशल, वज्जी, मत्स्य, मल, वत्स, अश्मक, पांचाल, गांधार, कंबोज, पुरु, अवंती,
मगध, अंग, सूरसेन, चेदी। आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 2। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अरे 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। 11 कौन कौन से होते हैं बता दें। हाँ, क्या? अच्छा, और 2 होते अंग और अह। अंग और अह ये दोनों जो है ना आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह होता क्या है? जो स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं उसे आयोगवाह कहते हैं। ये है आयोगवाह किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं। अब स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर में अ, ए, उ और ऋषि। इसकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ और दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अब व्यंजन, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 41 और 11 स्वर मिला के कुल कितने हो जाते हैं? 41 और 11 मिला के हो जाएंगे आपका 52। ठीक है, कितने? 52। अब इसमें जो हिंदी में व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी में व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है।
पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। किसी किसी बुक में होता है, दिया होता है 27। अब बता दे रहे कौन कौन से। एक ए है ड़ और एक है ए ड़। इन दोनों को लेकर होता है 27। ज़्यादातर आपको 25 ही मिलेंगे, ज़्यादातर आपको 25 ही मिलेंगे। क से प आप लोग क से प मतलब क से पूरी आए, क से प वर्ड, और कहीं कहीं आपको मिलेगा क से म, वही पूरे क से लेकर पढ़ते जाइए म तक। तो होता है स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इस समय 25 ही, ज़्यादातर 25। पहले जो है 27 दिया रहता था। उसके बाद आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की संख्या है आपका 2। कितना है? 2, जो कि ज और फ, ज और फ 2 आगत व्यंजन है। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स और ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। स और ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं? जिससे मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिससे मुख के द्वारा गर्म हवाएं निकलते हैं। अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4, य, र, ल और व। और उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसकी भी संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब यही बता रहे थे हम, क से प। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, यही क से प बता रहे। क से प या क से म, क से प या क से म। अब इसमें आपको बता रहे हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? महाप्राण क्या है? देखिए, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं 135। 135 का मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, पहली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन आपका अल्प प्राण है। और महाप्राण जो है 24 इसको बोल सकते हैं। दूसरी लाइन और चौथी लाइन आपका महाप्राण है। ठीक है, और इसमें संयम स, तीनों स, ये भी आपका महाप्राण में आएगा। अल्प प्राण में आपका इन तीनों में ये भी आपका क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, इसी में आपको अघोष अघोष भी बता दे रहे हैं। ये जो आपकी दूसरी, पहली और दूसरी जो लाइन है, ये पहली और दूसरी ये लाइन है अघोष। कौन सी है? ये पहली और दूसरी लाइन है अघोष। और ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों लाइन आपकी सघोष है। और इसमें अघोष में ये आपका आ जाएगा। ये तीनों स अघोष में भी आ जाएंगे आपका, ये तीनों स जो है।
अश्वघोष में ए, इसके साथ ए भी आ जाएंगे सघोष में। तीनों शब्द आपको कौन सा है? ए सलजम सा, ए षटकोर सा, ई सफेरा सा। यही बात है। हाँ? बिल्कुल नहीं। तालाब में सा, मूर्धन में सा,